आइए स्टार्ट करें। फ्रांस की पुलिस ने पावेल दुरो को अरेस्ट कर लिया है। रशिया बॉर्न पावेल दुरो टेलीग्राम के फाउंडर एंड सीईओ हैं। फ्रेंच मीडिया के अकॉर्डिंग 2021 से ही वो फ्रांस के सिटीजन हैं। 2014 में रशियन गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते उन्होंने रशिया छोड़ दिया था। इस टाइम दुरो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीके को भी वहां ओन करते थे। रशियन गवर्नमेंट उस समय चाहती थी कि वो उन कम्युनिटीज़ को शट डाउन कर दें जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती थी। उन्हें टेलीग्राम के कंटेंट को प्रॉपरली मॉडरेट न करने के लिए अक्यूज किया गया है। ड्यू टू दिस ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट को भी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। टेलीग्राम हाई लेवल एन्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एन्क्रिप्शन इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स क्या पोस्ट करते हैं इसकी मॉनिटरिंग बहुत लिमिटेड हो पाती है। टेलीग्राम एक फ्री टू यूज प्लेटफॉर्म है जो अपनी फील्ड की दूसरी ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वीचैट से compete करता है। इसका टारगेट 1 ईयर में 1 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स का है। यू शुड नो कि टेलीग्राम रशिया, यूक्रेन एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रशिया एंड यूक्रेन की ऑनगोइंग वॉर में भी इस ऐप का क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी यूज़ हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस ऐप को वर्चुअल बैटलफील्ड का नाम दिया है। पावेल दुरो के अकॉर्डिंग उनकी आइडियोलॉजी लिबर्टेरियन है। वो नहीं चाहते कि उनका ऐप जियोपॉलिटिक्स के गेम में एक प्रे बन जाए। वो इस ऐप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं। वी ऑल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेलीग्राम पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात तो करता है, बट क्या टेलीग्राम पर सिर्फ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशंस को ही शेयर किया जाता है? टेलीग्राम को इलीगली पायरेटेड कंटेंट के लिए, पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए एंड स्टोलन कंटेंट के सर्कुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन सब को फ्री स्पीच के नाम पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू वाली कंपनीज के लिए ऐसे इश्यूज को चेक करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना कोई अपहिल टास्क नहीं है। परहैप्स ये कंपनीज अपनी पॉपुलैरिटी के चलते ऐसे टफ डिसीजंस नहीं लेती। दूसरे ऐप्स के कंपैरिजन में टेलीग्राम की पॉपुलैरिटी का एक मेजर रीजन कंटेंट के सर्कुलेशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है जिसके अकॉर्डिंग बहुत जल्द यूपीआई की लाइंस पर यूएलआई दैट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च किया जाएगा। जैसे यूपीआई रिटेल पेमेंट्स के वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन लेकर आई, वैसे ही यूएलआई के थ्रू लैंडिंग यानी लोन सेक्टर में एक रेडिकल चेंज देखने को मिलेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूएलआई एंड हाउ इट विल वर्क। देखिए, डिजिटलाइजेशन में हो रही कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ने इंडिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया। इसके चलते बैंक्स, एनबीएफसीज एंड स्टार्टअप्स फाइनेंशियल सर्विसेज में डिजिटलाइजेशन के नए नए मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कई वर्क्स में लैंडिंग यानी लोन देना एक मेजर टास्क है। जब इसे डिजिटली किया जाता है देन इट इज कॉल्ड डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी। बट डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी में कई तरह के चैलेंजेस भी सामने आते हैं। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज है लोन देने के लिए रिक्वायर्ड डेटा का अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग सिस्टम्स में होना। जैसे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, बैंक्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, आइडेंटिटी अथॉरिटीज के पास नेसेसरी डेटा है। देयरफॉर लोन देने में कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं। यूएलआई जैसे प्लेटफॉर्म के चलते लोन सीकर्स को डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन के लिए अब अलग अलग प्लेसेस पर भटकना नहीं होगा। साथ ही एक ही प्लेस पर कम समय में इस पूरे प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। यू शुड नो कि जैम ट्रिनिटी यानी जन धन, आधार एंड मोबाइल को गवर्नमेंट द्वारा बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। जैम यूपीआई यूएलआई इंडिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी में एक नई ट्रिनिटी बनेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के ठीक पहले लास्ट 1 ईयर में मिली एवरेज सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। बट द मेन क्वेश्चन इज कि क्या इस न्यू पेंशन स्कीम का बर्डन भी एम्प्लॉय पर होगा? आंसर इज नो। इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ पहले भी पेंशन के लिए 10% का कंट्रीब्यूशन देते थे एंड फ्यूचर में भी यही कंटिन्यू रहेगा। इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने पेंशन फंड में अपना कंट्रीब्यूशन बेसिक पे का 18.5% करने का डिसाइड किया है। पहले गवर्नमेंट इसे 14% का कंट्रीब्यूशन देती थी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसमें एक कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय ने सर्विस में 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हों। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो स्पाउस को पेंशन इनकम का 60% दिया जाएगा। 10 ईयर्स तक की मिनिमम सर्विस में एम्प्लॉय को एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें पेंशन को इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के साथ भी लिंक किया गया है। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन के साथ पेंशन को एडजस्ट किया जाएगा। इस स्कीम से
सेंट्रल गवर्नमेंट के अराउंड 20 to 30 लाख एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉयज जो प्रेजेंटली एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में एनरोल्ड हैं, उनके लिए यूपीएस का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी ये एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, अगर वो चाहें तो अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर सकती हैं। यू शुड नो कि इस न्यू पेंशन स्कीम की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर की है। अप्रैल 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की चेयरमैनशिप में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। टीवी सोमनाथन उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। इस कमेटी ने आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जैसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को विजिट किया। इट इज नोटवर्दी कि राइट टू पेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A के तहत रखा गया है। राइट टू प्रॉपर्टी के तहत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नाउ यू ऑल हैव टू गिव एन आंसर। क्वेश्चन इज, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फाइनली नासा ने कंफर्म कर दिया है कि सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर एटलीस्ट अर्ली 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में स्टे करेंगे। साथ ही बोइंग के स्टार लाइनर के बजाय अब स्पेसएक्स ड्रैगन का यूज करके उन्हें अर्थ पर वापस लाया जाएगा। दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स स्टार लाइनर के क्रू फ्लाइट टेस्ट के पार्ट के तौर पर आईएसएस गए थे। Soon both will become full-time crew members of ISS. दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स को फुल टाइम क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग दी गई है, बट लंबे समय तक स्पेस में रहने की वजह से कुछ हेल्थ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। देखिए, वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज स्पेस एनीमिया, जो माइक्रोग्रेविटी की वजह से होता है। स्पेस एनीमिया में ह्यूमन बॉडी से रेड ब्लड सेल्स अर्थ के कंपैरिजन में जल्दी डाई करने लगते हैं। स्पेस में ये रेट 2 मिलियन पर सेकेंड से इंक्रीज होकर 3 मिलियन पर सेकेंड हो जाता है। माइक्रोग्रेविटी की वजह से होने वाली दूसरी प्रॉब्लम्स में बोन डेंसिटी लॉस और विजन लॉस जैसी प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। अर्थ पर आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को रिकवरी में काफ़ी लंबा समय लगता है। यू शुड नो कि माइक्रोग्रेविटी का मतलब वेरी लो और नॉमिनल ग्रेविटी से है। स्पेस में ग्रेविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। नासा के अकॉर्डिंग माइक्रोग्रेविटी को जीरो ग्रेविटी कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। देयरफॉर ये कॉन्सेप्ट कि स्पेस में देयर इज एब्सोल्युटली नो ग्रेविटी नासा के अकॉर्डिंग तो गलत है। ग्रेविटी की वजह से ही मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती देन क्या ये पॉसिबल हो पाता? नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज निष्काम कर्म। लॉर्ड कृष्णा ने निष्काम कर्म को भगवत गीता में एक्सप्लेन किया है। जब हम किसी टास्क को करते हैं एंड उसके रिजल्ट की चिंता नहीं करते, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ निष्काम कर्म। अगर हम इसे प्रिसाइजली समझने की कोशिश करें, देन निष्काम कर्म में हम टास्क को पर्सनल गेन के लिए नहीं करते, बट उसको इसलिए करते हैं बिकॉज दैट टास्क इज राइट एंड प्रॉपर। आपको क्या लगता है, प्रेजेंट एरा में निष्काम कर्म इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं? यू कैन शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, एक ह्यूमन बीइंग डिजायर्स से भरा होता है। एक के बाद एक डिजायर्स कॉन्टिन्यूअसली उसके माइंड में रहती हैं और वो ह्यूमन बीइंग भी बिना सोचे समझे उन डिजायर्स को फुलफिल करने में लग जाता है। ऐसा करने से ह्यूमन बीइंग की तो डेथ तक हो जाती है, बट डिजायर्स एंड नहीं होती। बट अगर इस वर्ल्ड में कोई पर्सन बिना रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन किए निष्काम कर्म करके अपनी लाइफ स्पेंड करता है, देन वो डिजायर से फ्री हो जाता है। निष्काम कर्म का मतलब है कि अब इस इंडिविजुअल को लाइफ में इतना बड़ा गोल मिल गया है कि ही और शी नो लॉन्गर केयर्स अबाउट हिज और हर डिजायर्स। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूनियन कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 3 मेजर स्कीम्स को एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मर्ज करने का डिसीजन लिया है। इस स्कीम को विज्ञान धारा नाम दिया गया है। इसमें इंक्लूड की गई 3 स्कीम्स हैं: साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। विज्ञान धारा का पर्पस हमारी कंट्री में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से रिलेटेड इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना एंड उसमें विमेन के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है। इस स्कीम के 5 मेजर पिलर्स हैं: स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स कम्युनिटी, इंप्रूवमेंट इन लेबोरेटरीज एंड इंप्रूवमेंट इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड नैनो टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया गया है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को फर्दर स्ट्रेंथन करने के एम से इंडिया एंड सिंगापुर के बीच 26 अगस्त को 2nd इंडिया सिंगापुर
मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल मीटिंग हुई। ये मीटिंग सिंगापुर में हुई। यूनियन मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, एस जयशंकर एंड अश्विनी वैष्णव ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। सितंबर 2022 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एम इंडिया एंड सिंगापुर के म्यूचुअल रिलेशंस को फर्दर इंप्रूव करना है। सिंगापुर इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेजर सोर्स रहा है। 2023-24 के दौरान सिंगापुर से इंडियन मार्केट में 1177 करोड़ डॉलर्स का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आया। वहीं बायलैटरल ट्रेड की फील्ड में सिंगापुर इंडिया का 6th लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर है। ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर मौरो विएरा अपनी 4-डे विजिट के लिए इंडिया में हैं। यहां वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ आज यानी 27 अगस्त को 9th इंडो ब्राजील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग को को-चेयर करेंगे। साथ ही दोनों इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि ट्रोइका के पार्ट के रूप में दोनों कंट्रीज लास्ट ईयर की इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के की आउटकम्स को कैसे एडवांस कर सकते हैं। यू शुड नो कि इस साल ब्राजील के पास G20 की चेयरमैनशिप है। दिस टाइम द G20 ट्रोइका इंक्लूड्स इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया एंड ब्राजील के बीच शेयर्ड वैल्यूज पर बेस्ड मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है। ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर मौरो विएरा की ये विजिट 2006 में एस्टैब्लिश हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फर्दर स्ट्रेंथन करेगी एंड बायलैटरल, रीजनल एंड मल्टीनेशनल एरियाज में कोऑपरेशन के नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देगी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। करंटली लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह एंड कारगिल। नए डिस्ट्रिक्ट्स के एडिशन से अब यहां टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। यू शुड नो कि 5 अगस्त 2019 को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस दिया गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 सेपरेट यूनिट्स बन गए थे। इनमें जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विथ एन असेंबली एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट एन असेंबली का स्टेटस मिला। इंडियन सर्फिंग टीम ने फर्स्ट टाइम अपकमिंग एशियन गेम्स 2026 में अपना कोटा सिक्योर कर लिया है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में इंडियन सर्फर्स द्वारा एक्यूमुलेट किए गए रैंकिंग पॉइंट्स के बेसिस पर इंडियन सर्फर्स ने यह कोटा सिक्योर किया। सर्फिंग को आर्ट ऑफ राइडिंग ओशियन वेव्स के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है। सर्फिंग को स्काई बोर्ड पर खड़े होकर या उस पर ले डाउन होकर यानी लेटकर सी या ओशियन में वेव्स पर राइड करके किया जाता है। आज सर्फिंग वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये एंशिएंट टाइम्स में सदर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट हुआ था। नेसेसिटी के नाम पर डेवलप हुई सर्फिंग टाइम के साथ हॉबी बन गई एंड 1920 में इसे ऑफिशियल स्पोर्ट्स का दर्जा मिल गया। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, Jaskar, Dras, Sham, Nubra and Changthang have recently been declared as districts of which state or union territory? Jammu Kashmir, Ladakh, Uttarakhand or Himachal Pradesh? Second question is, Pavel Durov was recently in the news. With which organization is he associated? Apple, Meta, Alphabet or Telegram? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following countries: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania. How many of the above countries share borders with Ukraine? Only 2, only 3, only 4 or only 5? And the correct answer is option A, only 2. Second question was, Madeira Island belongs to which country? USA, China, Portugal or UK? Correct answer is option C, Portugal. कुछ महीनों से सिविल वॉर फेस कर रहे सूडान में क्राइसिस का समय है। इनफैक्ट सूडान में अरबाद डैम के बर्स्ट होने की वजह से 20 विलेजेस हैव बीन वॉश्ड अवे।
अराउंड 30 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के अकॉर्डिंग इस डिजास्टर से अराउंड 50,000 इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुए हैं। अरबाद डैम के बर्स्ट होने की वजह काफी लंबे समय से हो रही सीजनल रेन्स को बताया जा रहा है। ड्यू टू दिस द डैम वाज फ्लडेड। सूडान में सिचुएशन काफी खराब है। 1 साल से भी ज्यादा समय से सिविल वॉर फेस कर रहे सूडान में इस डिजास्टर ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराने वाली एजेंसीज के लिए सिचुएशन को वर्स बना दिया है। कुछ टाइम पहले यूएन एजेंसीज से न्यूज आई थी कि सूडान के दारफुर रीजन में राशन की शॉर्टेज है। कंडीशन ये थी कि पीपल वर फोर्स्ड टू ईट ग्रास एंड पीनट शेल्स। दारफुर सूडान के वेस्ट में लोकेटेड एक रीजन है। ऐसा कहा जाता है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यहां पर नॉन अरब पॉपुलेशन को एलिमिनेट करने में एंगेज्ड हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इसे एथनिक क्लींजिंग बता रहे हैं। यू शुड नो कि सूडान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। सूडान अपने बॉर्डर्स लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया एंड इथियोपिया से शेयर करता है। इसकी कोस्ट लाइन रेड सी को भी टच करती है एंड बिकॉज ऑफ दिस सूडान के पास इंडियन ओशन एंड सुएज कनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी दोनों तक एक्सेस है। रेड सी इंडियन ओशन का एक इनलेट या फिर एक्सटेंशन है जो अफ्रीका एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स के बीच लोकेटेड है। सिनाई पेनिनसुला रेड सी के नॉर्दर्न पार्ट को गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ सुएज में डिवाइड करता है। सुएज कनाल के थ्रू ये मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है। रेड सी वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। एशिया एंड अफ्रीका की 6 कंट्रीज इससे कोस्टल बॉर्डर्स शेयर करती हैं। इनमें सऊदी अरब, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती शामिल हैं। 2011 से पहले ऑन द बेसिस ऑफ एरिया सूडान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री हुआ करती थी। 2011 में यह कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सूडान एंड साउथ सूडान। डेली न्यूज रिपोर्ट के प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको टेलीग्राम के फाउंडर एंड सीईओ पावेल दुरोव के अरेस्ट होने की न्यूज बताई थी। इन सब के बीच इंडियन गवर्नमेंट ने भी टेलीग्राम को लेकर क्वेश्चंस शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट टेलीग्राम का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये पॉसिबिलिटी है कि टेलीग्राम का यूज एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर अगर ये केसेस सही पाए जाते हैं देन इंडिया में टेलीग्राम को बैन किया जा सकता है। न्यूज के अकॉर्डिंग इस इन्वेस्टिगेशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सब ऑर्डिनेशन में आने वाले I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा किया जा रहा है। I4C इंडिया में साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए एक नोडल पॉइंट के तौर पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। I4C का पर्पस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नीड्स को समझते हुए देश एंड अब्रॉड के इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से फॉरेंसिक एंड न्यू टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कराना है सो दैट अल्टीमेटली साइबर स्पेस के मिसयूज को प्रिवेंट किया जा सके। करंटली टेलीग्राम इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के साथ कंप्लाई करता है। अंडर दिस प्लेटफॉर्म को एक नोडल ऑफिसर, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होता है एंड मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी पब्लिश करनी होती हैं। जापान में डॉल्फिन बाइट्स के केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। जापान के फुकुई रीजन में अराउंड 18 स्विमर्स को डॉल्फिन्स ने बाइट किया है। जापान के सुइशोहोमा बीच, जिसे डायमंड बीच भी कहते हैं, इस बीच पर लोगों को एडवाइजरी रिलीज करके एनिमल्स से दूर रहने की एडवाइस दी गई है। देखिए, डॉल्फिन्स जनरली काम क्रिएचर्स होते हैं बट ये ह्यूमंस को अपने शार्प टीथ से बाइट कर सकते हैं। दे कैन मेक देम ब्लीड, दे कैन ड्रैग देम अंडर वाटर एंड ये ह्यूमंस की जान भी ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि अगर डॉल्फिन अपने नेचर के अगेंस्ट ह्यूमंस को बाइट कर रही हैं देन इसका मतलब है कि कोई एक ही डॉल्फिन है जो सबको हार्म कर रही है। डॉल्फिन एक मरीन मैमल है। ये एनिमल किंगडम में ह्यूमंस के साथ मोस्ट फैमिलियर एनिमल्स में से एक है। वर्ल्ड में डॉल्फिन्स की अराउंड 40 लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट हैं। डॉल्फिन्स मरीन एनवायरनमेंट की फूड चेन में टॉप पर आती हैं। देयरफॉर ये मरीन इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करने में अपना रोल फुलफिल करती हैं। इसके अलावा ये इंडिकेटर स्पीशीज के तौर पर भी काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ओशियंस में इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड फिशेस के डिक्रीज होने के बारे में इन्फॉर्म करती हैं। द गंगा रिवर डॉल्फिन इज पॉपुलर इन इंडिया। इसे लोकली सूसू कहा जाता है। एक्चुअली ये उस साउंड के नाम पर है विच दे प्रोड्यूस व्हाइल ब्रीदिंग। इसे टाइगर ऑफ द गंगा भी कहते हैं। ये यूजुअली ब्लाइंड होती हैं एंड हंटिंग के लिए एकोलोकेशन प्रोसेस को यूज करती हैं। एकोलोकेशन कुछ एनिमल्स द्वारा यूज की जाने वाली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एनिमल्स साउंड वेव्स रिलीज करते हैं एंड ये साउंड वेव्स किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल को हिट करने के बाद रिटर्न होती हैं, जिससे इन डॉल्फिन्स को उसकी लोकेशन और डिस्टेंस का आइडिया मिल जाता है।
गंगा रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल का स्टेटस दिया गया है और इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। इंडिया में वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स की वजह से चैलेंजेस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में वेदर फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी को लेकर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। अब ये न्यूज आ रही है कि वेदर फोरकास्टिंग को इंप्रूव करने के लिए 10,000 करोड़ के एक मिशन को अप्रूव किया जा सकता है और ये मिशन 2012 में लॉन्च हुए मॉनसून मिशन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होने वाला है। 2012 में लॉन्च हुए मॉनसून मिशन का एम वेदर फोरकास्टिंग को इंप्रूव करना था। इस मिशन ने IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ट्रांसफॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। IMD की वेदर फोरकास्टिंग पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है, बट अभी भी लोकल लेवल पर इसकी एक्यूरेसी पुअर है। फॉर एग्जांपल जुलाई 2024 में मुंबई की रेन को लेकर IMD का प्रेडिक्शन 40% तक गलत साबित हुआ। नए मिशन में वेदर पर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को लेकर रिसर्च किया जाएगा। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए वेदर मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड डॉपलर वेदर रडार को इंस्टॉल किया जाएगा। वेदर रडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की पल्सेस को एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है। ये पल्सेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी और मोशन को समझती हैं, साथ ही प्रेसिपिटेशन के टाइप को भी एस्टिमेट कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल रेन, स्नो और हेल एटसेट्रा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस किसी रेनड्रॉप एटसेट्रा से कोलाइड करती हैं, देन ये डेटा को वापस रडार के पास लाती हैं। देन इस डेटा को मेटेरोलॉजिस्ट्स एनालाइज करते हैं। इसके बेसिस पर ही मेटेरोलॉजिस्ट वेदर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा मिशन में नई वेदर सैटेलाइट्स लॉन्च करने का भी प्लान है। इंडिया में मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए 3 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स वर्क कर रही हैं। इनमें इनसैट 3D, इनसैट 3DR और इनसैट 3DS शामिल हैं। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए AI एंड मशीन लर्निंग को भी यूज करने का प्लान है। यू शुड नो कि 1875 में कलकत्ता में IMD फॉर्म हुआ था। इसके ऊपर देश के वेदर रिलेटेड वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके हेडक्वार्टर्स को कलकत्ता से शिमला, शिमला से पुणे शिफ्ट किया गया और प्रेजेंटली इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर काम करता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज बटरफ्लाई इफेक्ट। नोबेल प्राइज विनर जॉन नैश ने एक थियरी दी थी, केओस थियरी। बटरफ्लाई इफेक्ट इसी थियरी पर बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग अमेजॉन फॉरेस्ट में जब बटरफ्लाई अपने विंग्स को फ्लैप करती है, देन बिकॉज ऑफ दिस आधी सेंचुरी के बाद पैसिफिक ओशन में स्टॉर्म आता है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि वर्ल्ड का हर इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्टेड है। इस थियरी के अकॉर्डिंग ऐसी चीजें जो वर्ल्ड को एक्चुअली चेंज कर देती हैं वो माइनर चीजें या यूं कहें कि मामूली सी चीजें होती हैं। कोई भी बड़ा इवेंट किसी एक दिन में होने वाला एक्सीडेंटल इवेंट नहीं होता, बट कई स्मॉल इवेंट्स का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी अगर कोई नंबर चेंज किया जाए तो कैलकुलेशन में एक बड़ा चेंज आ सकता है। सिमिलरली अगर हम रीसेंट इवेंट्स को देखें, देन बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन है वो सिर्फ एक मूवमेंट को सप्रेस करने की वजह से नहीं है, रादर ये लंबे समय से चली आ रही गवर्नमेंट की पॉलिसीज के प्रति वहां के सिटीजन्स का गुस्सा था, जिसने इतने बड़े कूप को फैसिलिटेट किया। If I ask you to give an example of the butterfly effect, then what will that effect be? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। कैबिनेट ने रिसेंटली बायो E3 पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। बायो स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड E3 स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी का एम हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे सेक्टर्स में सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। ये पॉलिसी ब्रॉडली हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल्स, बायोपॉलीमर्स एंड एंजाइम्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड इट्स यूज एटसेट्रा को प्रमोट करेगी। ये स्टेट ऑफ द आर्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, बायो फाउंड्री क्लस्टर्स एंड बायो AI हब्स सेटअप करने में हेल्प करेगी। ओवरऑल ये पॉलिसी नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करेगी एंड सर्कुलर बायो इकोनॉमी को प्रमोट करके इंडिया को रैपिड ग्रीन डेवलपमेंट के पाथ पर आगे लेकर जाएगी। इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इट वाज लॉन्च्ड बाय ए मोबाइल लॉन्चर। इस रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु के एक स्टार्टअप स्पेस जोन ने मार्टिन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया है। ये देश का फर्स्ट रीयूजेबल एंट्री व्हीकल है। इसके द्वारा 3 क्यूब सैटेलाइट्स एंड 50 पिको सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। इन्हें सब ऑर्बिटल
ट्रेजेक्ट्री में रिलीज किया गया। इन सैटेलाइट्स को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मॉनिटर करने एंड डेटा को कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉस्मिक रेडिएशन इंटेंसिटी, यूवी रेडिएशन इंटेंसिटी, एयर क्वालिटी एटसेट्रा शामिल है। टाइफून शानशान की वजह से जापान हाई अलर्ट पर है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वेस्टर्न जापान को हिट करेगा एंड इस वीक के एंड तक एक पावरफुल टाइफून बन जाएगा। इट इज रेफर्ड टू एज टाइफून नंबर 10। इस मंथ में जापान की विसिनिटी में फॉर्म होने वाला ये 6th टाइफून है। इस दौरान विंड स्पीड अराउंड 180 से लेकर 216 किलोमीटर तक हो सकती हैं। IIT मद्रास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन मेजरमेंट एंड कंप्यूटिंग QCMC 2024 को होस्ट कर रहा है। ये इस कॉन्फ्रेंस का 16th एडिशन है, बट इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला ये फर्स्ट एडिशन है। ये 1990 में पेरिस में एस्टैब्लिश्ड सबसे पुरानी क्वांटम कॉन्फ्रेंसेज में से एक है, विच इज हेल्ड आफ्टर एवरी 2 years। ये कॉन्फ्रेंस क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम सेंसिंग जैसे एरियाज में हुए डेवलपमेंट या एडवांसमेंट को डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसका एम क्वांटम टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को एड्रेस करके ग्लोबल क्वांटम इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। टोंगा में 53rd पैसिफिक आइलैंड्स फोरम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस ओकेजन पर यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पैसिफिक आइलैंड में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में सी टेम्परेचर्स 3 टाइम फास्टर राइज कर रहे हैं और ये यहाँ के पॉपुलेशन को यूनिकली अफेक्ट कर रहा है। उन्होंने SOS यानी सेव आवर सीज ऑन राइजिंग सी लेवल्स इशू किया है। पैसिफिक आइलैंड फोरम इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये फोरम इस रीजन के आइलैंड्स को कॉमन गोल्स अचीव करने में कोऑपरेट करता है। 1971 में इस्टेब्लिश हुए इस प्लेटफॉर्म में 18 मेंबर नेशंस शामिल हैं। इसका एम ये इंश्योर करना है कि पैसिफिक रीजन में सभी लोग इंडिपेंडेंट, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ स्पेंड कर पाएं। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, Arbat Dam was recently in the news. It is related to which country? Saudi Arabia, Iran, Sudan or Pakistan? Second question is, consider the following statements. Typhoon Shanshan is related to Japan. Rumi 1 is India's first hybrid reusable rocket. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, Jaskar, Dras, Sham, Nubra and Changthang have recently been declared as districts of which state or UT? Jammu Kashmir, Ladakh, Uttarakhand or Himachal Pradesh? And correct answer is option B, Ladakh. Second question was, Pavel Durov was recently in the news. With which organization is he associated? Apple, Meta, Alphabet or Telegram? And the correct answer is option D, Telegram. आप अपने ऑफिस का वर्क फिनिश करके फ्री हुए ही थे कि आपके बॉस का कॉल आ गया और उन्हें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना था। अब आपके सारे प्लान्स होल्ड हो गए और आप अपने बॉस के साथ एक फोन कॉल पर बिजी हो गए। आपने ऑफिस से लीव ली सो दैट आप कुछ मी टाइम स्पेंड कर पाएं, बट उसी समय बॉस ने एक ईमेल शेयर कर दिया एंड अब आपको उसका रिस्पॉन्स देना ही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड करते हैं तो आपको ये सब नहीं करना। अगर वर्किंग आवर्स कंप्लीट होने के बाद आपके बॉस का रिस्पॉन्ड आप नहीं कर रहे, देन नो एक्शन विल बी टेकन ऑन इट। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट इंप्लीमेंट हो गया है। अब ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स के पास वर्किंग आवर्स फिनिश हो जाने के बाद एम्प्लॉयर के कॉल्स, ईमेल्स एंड मैसेजेस को इग्नोर करने का लीगल राइट मिल गया है। इसका पर्पस लोगों की वर्क लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। ड्यूरिंग कोविड ऑस्ट्रेलिया समेत पूरे वर्ल्ड में
वर्क फ्रॉम होम ने प्राइवेट लाइफ एंड वर्किंग आवर्स के बीच की लाइन को एलिमिनेट कर दिया है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने ग्रेट एक्सटेंट तक वर्कप्लेस एंड होम के डिफरेंस को एलिमिनेट कर दिया। ये लॉ वर्कर्स के लिए लिमिट सेट करने का काम करता है सो दैट उन्हें वर्किंग आवर्स के बाद वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन में एंगेज ना होना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज की गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि जिस तरह वर्कर्स को 24 आवर्स का पेमेंट नहीं दिया जाता, उसी तरह उनसे 24 आवर्स वर्क की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए। यह ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के फेयर वर्क एक्ट का पार्ट है। यू शुड नो कि ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री नहीं है जिसने ऐसे किसी लॉ को इंप्लीमेंट किया हो। इस तरह के लॉज फ्रांस, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड और स्पेन समेत अराउंड 20 कंट्रीज में ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं। इस लॉ में एम्प्लॉयर को वर्किंग आवर्स के बाद कॉल करने से प्रोहिबिट नहीं किया गया है, बट वर्कर्स को यह फ्रीडम या फैसिलिटी दी गई है कि अगर वो इन कॉल्स को आंसर नहीं करते, देन नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। सुप्रीम कोर्ट ने बेल से रिलेटेड एक केस में इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। कोर्ट के अकॉर्डिंग बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन का लीगल प्रिंसिपल PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे केसेस में भी एप्लीकेबल है। कोर्ट ने इस केस में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को क्लैरिफाई किया। आपने सुना होगा कि PMLA में बेल मिलना डिफिकल्ट है। दिस इज बिकॉज ऑफ सेक्शन 45 ऑफ PMLA। सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अक्यूज्ड को बेल तभी ग्रांट की जा सकती है जब वो ड्यूअल कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली नज़र में यानी प्राइमा फेसी ये विजिबल होना चाहिए कि अक्यूज्ड ने क्राइम कमिट न किया हो, एंड सेकेंडली बेल के दौरान क्राइम होने की पॉसिबिलिटी भी न बची हो। कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि यह सेक्शन सिर्फ ड्यूअल कंडीशंस को फुलफिल करने की बात करता है। बेल के लिए एप्लीकेबल लीगल प्रिंसिपल इसमें प्रोहिबिटेड नहीं है। कोर्ट ने एडमिट किया कि यह एक्ट बेल के प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं कर रहा, यह सिर्फ ड्यूअल कंडीशंस फुलफिल करने की बात कर रहा है। अगर कोई अक्यूज इन कंडीशंस को फुलफिल करता हो, देन उसे बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। यू शुड नो कि बेल इंडियन लीगल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस सिस्टम की वजह से किसी क्राइम में अक्यूज्ड पर्सन की पर्सनल फ्रीडम इंश्योर हो पाती है। बेल का मतलब किसी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड पर्सन को ग्रांट की जाने वाली रिलीज है, जिसमें केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है एंड कोर्ट ने अपना डिसीजन नहीं दिया है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे लीगल सिस्टम में बेल को क्यों इंक्लूड किया गया था। हमारे देश में काफ़ी सालों तक ब्रिटिशर्स का रूल रहा। हमने वो पीरियड भी देखा जब हमें बेसिक फ्रीडम के लिए फाइट करना पड़ता था। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 को एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया। बेल का प्रोविजन आर्टिकल 21 के तहत मिले फंडामेंटल राइट को भी सिक्योर करता है। ऑल्सो हमारे जुडिशियल सिस्टम में गिल्टी प्रूव होने तक पर्सन को इनोसेंट कंसिडर किया जाता है। बेल के प्रोविजन से किसी अक्यूज्ड पर्सन को अननेसेसरली जेल में रखने से सेव किया जा सकता है। इंडिया में बेल के कई टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि केस कैसा है एंड किस रीजन से बेल की डिमांड की जा रही है। इनमें रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल एंड इंटरिम बेल शामिल हैं। इंटरिम बेल का मतलब है जब अक्यूज्ड पर्सन ने रेगुलर या फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रखा है तो हियरिंग से पहले इंटरिम बेल सर्टेन कंडीशंस के साथ ग्रांट की जाती है। दिस टाइप ऑफ बेल इज ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है जब पर्सन अरेस्ट होने से पहले बेल के लिए अप्लाई करता है, इसमें उसे पता होता है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, देन वो बिफोर हैंड ही कोर्ट में अपील करता है एंड अरेस्ट के टाइम बेल पर रिलीज हो सकता है। उत्तराखंड से आ रही एक न्यूज वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़े चैलेंजेस ला सकती है। इनफैक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड ओम पर्वत से फर्स्ट टाइम स्नो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गया है। इसके लिए एक्सपर्ट्स ने अपर हिमालयन रीजन में लेस रेनफॉल, छिटपुट स्नोफॉल, इंक्रीज इन व्हीकल पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग को ब्लेम किया है। लोगों का मानना है कि अगर ओम पर्वत लंबे समय तक स्नोलेस रहा देन यहाँ टूरिज्म भी अफेक्ट होगा। हाउएवर ओम पर्वत पर फिर से स्नोफॉल हो गई थी। ओम पर्वत व्यास वैली में 14,000 फीट की एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। यहाँ माउंटेन के टॉप पर स्नो हिंदी में ओम शेप का पैटर्न फॉर्म करती है, दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज ओम पर्वत। ये माउंटेन इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर पर लोकेटेड है। साथ ही ये हिंदू एंड बुद्धिस्ट दोनों ही बिलीफ्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग ये ओम पर्वत कैलाश पर्वत का स्पिरिचुअल ब्रदर है। इसके अलावा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिंबल के रूप में देखा जाता है। ओम पर्वत उत्तराखंड के धारचूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यू शुड नो कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से सेपरेट करके 9 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया था। ये अपने बॉर्डर्स हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नेपाल एंड तिब्बत से शेयर करता है।
उत्तराखंड इज फेमस एज देवभूमि। यहाँ पर योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश लोकेटेड है। हिंदूज की फेमस 4 धाम यात्रा के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ यहीं पर हैं। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट यहीं पर है। यूनियन कैबिनेट ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज के फॉर्मेशन को अप्रूव किया है। इस प्लान को 28,602 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी NICDP के तहत अप्रूव किया गया है। यह प्रोजेक्ट 10 स्टेट्स को कवर करेगा। इसमें खोरपिया इन उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला इन पंजाब, दिघी इन महाराष्ट्र, पलक्कड़ इन केरला, आगरा एंड प्रयागराज इन यूपी, गया इन बिहार, जहीराबाद इन तेलंगाना, ओरवाकल एंड कोपरथी इन आंध्र प्रदेश एंड जोधपुर पाली इन राजस्थान को इंक्लूड किया गया है। यह प्रोजेक्ट देश के इंडस्ट्रियल सिनेरियो में चेंज लेकर आएगा। इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड सिटीज का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इससे क्रिएट होगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट किया जा सकेगा। इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने के गोल को अचीव करने में ये स्टेप हेल्प करेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स एंड 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर डिफेंस हो। ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज इस शिफ्ट को इंडिया के फेवर में करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल फुलफिल करेंगी। NICDP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए एक एम्बिशियस प्रोग्राम है। इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड के हर चैलेंज को ओवरकम करना चाहती है। ये बिग इंडस्ट्रीज एंड MSMEs दोनों से इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने का काम करता है, सो दैट ईयर 2030 तक इंडिया के $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स के टारगेट को अचीव किया जा सके। ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के PM गतिशक्ति प्लान से भी अलाइंड है, जो कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए भी काम करता है। यू शुड नो कि अंडर NICP गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बिल्ड कर रही है जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी। एट द सेम टाइम PM गतिशक्ति लॉजिस्टिक्स को सीमलेस बनाने पर भी काम किया जा रहा है। इसका मतलब जो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे उन्हें लेस टाइम में कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। Now it is time for the term of the day, and today's term of the day is permanent जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश रूल के टाइम में इंप्लीमेंट हुआ था, आपको पता है। इसका पर्पस इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न करना था। इस सिस्टम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सच एज जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी एटसेट्रा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉब करने के कई वेज क्रिएट किए थे, जिसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी एक वे था। जमींदारी सिस्टम इसी का पार्ट था। इसमें जमींदार को लैंड का ओनर कंसिडर किया जाता है, एंड जमींदार वो पर्सन था जो लैंड पर टैक्स कलेक्ट करता था। लैंड का ओनर होने की वजह से जमींदार को टेक डिसीजंस रिलेटेड टू लैंड, बट उसे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता था। अगर वो ये टैक्स पे नहीं करता था, देन उनका लैंड कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, यानी जब्त कर लिया जाता था। इसमें गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को वन टाइम में ही फिक्स कर देती थी। इट मीन्स कि गवर्नमेंट जिस रेट पर जमींदार से टैक्स लेगी वो फिक्स्ड था, बट ये फिक्स्ड नहीं था कि जमींदार किस रेट पर फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करेंगे। ड्यू टू दिस द रेट्स ऑफ रिकवरी फ्रॉम द फार्मर्स वर इंक्रीज्ड। टैक्स न पे करने की सिचुएशन में फार्मर्स को उनके लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था। यह सिस्टम बंगाल, बिहार, ओडिशा, यूपी के बनारस सेक्शन एंड नॉर्थ कर्नाटका में अडॉप्ट किया गया था। यह सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के 19% लैंड पर एप्लीकेबल था। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात रेडी है। इसे आज यानी 29 अगस्त को इंडियन नेवी को हैंडओवर किया जा सकता है। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। यह सेकंड इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन है। इससे पहले इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत को 2016 में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था। INS अरिघात इसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी के शिप बिल्डिंग सेंटर में बिल्ड किया गया है। अरिहंत की तरह ही अरिघात 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइल से इक्विप्ड होगी। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के नए चेयरमैन होंगे। उन्हें इस पोस्ट पर अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है। 35 ईयर्स की एज में जय शाह हैज बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन टू होल्ड दिस पोस्ट। वे इस पोस्ट को होल्ड करने वाले 5th इंडियन होंगे। शाह ग्रेग बार्कले को रिप्लेस करेंगे एंड 1 दिसंबर से
टेक ओवर करेंगे। आईसीसी क्रिकेट के लिए ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। इसे इंपीरियल क्रिकेट बोर्ड के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1965 में इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस एंड ईयर 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तौर पर रीनेम किया गया। आईसीसी ने 2016 में प्रेसिडेंट की पोस्ट अबॉलिश कर दी थी। इन इट्स प्लेस इंडिपेंडेंट चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट की गई। आईसीसी के इंडिपेंडेंट चेयरमैन की पोस्ट के लिए कोई भी इंडिविजुअल 2 ईयर्स के 3 टर्म्स के लिए एलिजिबल होता है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कॉलेरा के अगेंस्ट फाइट करने में एक बड़ा स्टेप लिया है। कंपनी ने सिंगल स्ट्रेन ओरल कॉलेरा वैक्सीन यानी ओसीवी लॉन्च की है। इस हिलचॉल नेम की वैक्सीन को हिलमैन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत डेवलप किया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी के प्लांट में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को अप्रूव कर दिया है। ये एक 2 डोज वैक्सीन है जिसे डे 0 एंड डे 14 पर ओरली दिया जाता है। ये 1 साल से ज़्यादा एज वाले चिल्ड्रन के लिए सुटेबल है। ग्लोबल डेटा ये शो करता है कि वर्ल्ड वाइड ओसीवी की अराउंड 40 मिलियन डोजेस की शॉर्टेज है। वहीं लास्ट 1 ईयर के दौरान 8 लाख से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं एंड ड्यू टू दिस 31 कंट्रीज में 5900 डेथ्स भी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश ने विमेन के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज को 18 ईयर्स से इंक्रीज कर 21 ईयर्स करने का डिसाइड किया है। इसके लिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024 प्रेजेंट किया, जिसे वॉइस नोट से पास कर दिया गया। गवर्नर के अप्रूवल के बाद ये बिल लॉ बन जाएगा एंड इसी के साथ हिमाचल प्रदेश विमेन के लिए एज ऑफ मैरिज 21 ईयर्स करने वाला फर्स्ट स्टेट बन जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव जेंडर इक्वालिटी एंड हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है। इस समय वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन की अर्जेंट नीड को फेस कर रहा है। ऐसे में सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन के रूप में इमर्ज हो रही है। सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर पीटीसी नाम के एक सिस्टम को यूज करके ऑपरेट करती है। पैराबोलिक मिरर्स एंड रिसीवर ट्यूब इस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं। पैराबोलिक मिरर्स पैराबोला शेप के होते हैं और इन्हें मिरर की फोकल टाइम पर लोकेटेड रिसीवर ट्यूब पर सनलाइट को फोकस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये ट्यूब फोकस्ड सनलाइट से अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को हीट कर देता है। इस हीटेड फ्लूइड का यूज स्टीम टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए किया जाता है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, who among the following has been nominated for the post of chairman of the International Cricket Council? Amit Shah, Jay Shah, Nita Ambani or Anju Bobby George? Second question is, recently right to disconnect has been implemented in which country? USA, China, India or Australia? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, Arbat Dam was recently in the news. It is related to which country? Saudi Arabia, Iran, Sudan or Pakistan? And the correct answer is option C, Sudan. Second question was, consider the following statements. Typhoon Shanshan is related to Japan. Rumi 1 is India's first hybrid reusable rocket. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2, and the correct answer is option C, both 1 and 2. इंडिया में हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस लाइफ में स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज करना है। साथ ही ये दिन इंडिया के हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद वॉज बॉर्न ऑन 29 अगस्त 1905। मेजर ध्यानचंद को द विजर्ड एंड मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में हॉकी में 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया, 1928 में, 1932 में और 1936 में।
मेजर ध्यानचंद को ऑनर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम कर दिया था और इसका नाम रख दिया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एक्चुअली कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स को ऑनर करने के एम से गवर्नमेंट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स देती है और ये अवार्ड 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद अवार्ड और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। ईयर 2004 से इन अवार्ड्स के साथ टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड को भी इंक्लूड कर दिया गया। यू शुड नो कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दोनों 2 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं। 2021 तक खेल रत्न अवार्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के नेम पर था। इस तरह अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2 अवार्ड्स हैं, बट कैटेगरीज अलग अलग हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ दीज अवार्ड्स। खेल रत्न सम्मान की बिगिनिंग 1991-92 में हुई थी और ये अवार्ड स्पोर्ट्स में 4 इयर्स या फिर उससे ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को दिया जाता है। इस अवार्ड से ऑनर किए जाने वाले फर्स्ट प्लेयर हमारे चेस के महान प्लेयर विश्वनाथन आनंद थे। पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा इस अवार्ड को जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर हैं, जबकि कर्णम मल्लेश्वरी इस अवार्ड को जीतने वाली फर्स्ट इंडियन विमेन प्लेयर बनी। अर्जुना अवार्ड जो 1961 में शुरू किया गया था वो कंसिस्टेंटली 4 इयर्स तक अमेजिंग परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को दिया जाता है। फर्स्ट अर्जुना अवार्ड 1961 में 20 प्लेयर्स को दिया गया, बट सबसे पहले इसे फुटबॉल प्लेयर पीके बैनर्जी को दिया गया था। हॉकी प्लेयर अन्ना लम्सडेन अर्जुना अवार्ड रिसीव करने वाली फर्स्ट फीमेल प्लेयर बनी। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये स्पोर्ट्स गुरुज या फिर कोचेस को दिया जाने वाला बिगेस्ट अवार्ड है। रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटोर ओम प्रकाश भारद्वाज एंड एथलेटिक्स कोच ओम नंबियार फर्स्ट स्पोर्ट्स कोचेस थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स कोच जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया वो रेणु कोहली थी। मेजर ध्यानचंद अवार्ड एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 2002 से ये अवार्ड स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल कैपेसिटी में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है और इस कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड बॉक्सिंग प्लेयर साहूराज बिराजदार, हॉकी प्लेयर अशोका दीवान और बास्केटबॉल प्लेयर अपर्णा घोष को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पास्ट 1 ईयर में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में बेहतर परफॉर्म करने वाली यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। 1956-57 में फर्स्ट माका ट्रॉफी बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दी गई थी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को लास्ट 3 इयर्स में स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए किए गए डेवलपमेंट वर्क के लिए दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम जन धन योजना के 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के एम से लॉन्च हुई इस स्कीम ने विमेन, यूथ एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस को एक डिग्निफाइड लाइफ देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 28 अगस्त को इस स्कीम को फाइनेंशियल इंक्लूजन के नेशनल मिशन के तौर पर लॉन्च किया गया था। पिछले 1 डेकेड में इस स्कीम के अंडर 53.13 करोड़ जन धन अकाउंट्स ओपन किए गए, जिसमें से 29.56 करोड़ अकाउंट्स विमेन के हैं। इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उन लोगों के लिए एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना था जो अनबैंक्ड हैं या फिर जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं थी, वाइल इंटरेस्ट एक रेगुलर अकाउंट के जैसे मिलता है। जन धन अकाउंट होल्डर्स को रुपे डेबिट कार्ड्स दिए जाते हैं। इसके साथ ही अकाउंट होल्डर्स को इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। इनिशियली इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपीज तक था, जिसे इंक्रीज कर 2018 में 2 लाख रुपीज कर दिया गया। इसके साथ ही 10,000 रुपीज तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है देन ऑल्सो आप अपने अकाउंट से 10,000 रुपीज तक विड्रॉ कर सकते हैं। जन धन योजना अकाउंट्स में सबसे बड़ा शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। इसके बाद आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड देन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का नंबर आता है। वहीं अगर हम स्टेट लेवल पर अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जन धन अकाउंट्स हैव बीन ओपनड इन उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन इसकी वजह हो सकती है। एक्चुअली इंडिया में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी इज द लार्जेस्ट स्टेट। सबसे कम जन धन अकाउंट्स लक्षद्वीप में ओपन हुए। यू शुड नो कि यूपीए गवर्नमेंट ने भी अपने टेन्योर में ऐसी स्कीम लॉन्च की थी और इसका नाम था नो फ्रिल्स अकाउंट्स। इनमें उन लोगों के अकाउंट्स ओपन किए जाते थे हु डिड नॉट हैव एन अकाउंट, बट इस स्कीम को ज्यादा हाइप नहीं मिली। यूपीए गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती है कि यूपीए की स्कीम का ही नाम चेंज करके लॉन्च किया गया। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ दिस स्कीम। देश की इकोनॉमी एंड सोशल फैब्रिक पर इस स्कीम का काफी बड़ा इंपैक्ट रहा।
फर्स्ट इंपैक्ट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिला। लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए और इसके चलते बैंक सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज हुई। ड्यू टू दिस कमर्शियल बैंक्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। 2013 के कंपैरिजन में देश में कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेज में 46% का इंक्रीज देखने को मिला। सेकेंड इंपैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल्स को दिए गए बेनिफिट्स की रीच में देखने को मिला है। इन अकाउंट्स के थ्रू मनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हुई, जिसने करप्शन को कर्ब करने में हेल्प की। इसका थर्ड इंपैक्ट है इंडिविजुअल्स के पास डिजिटल पेमेंट टूल्स का एक्सेस। बिना बैंक अकाउंट्स के यूपीआई जैसा सिस्टम कैसे फंक्शन करता। इसके साथ ही बैंकिंग सिस्टम में विमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है। रिलायंस कंपनी की 47th AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। ड्यूरिंग दिस रिलायंस ने इस साल इंडिया के फर्स्ट सोलर गीगा फैक्ट्री बिल्ड करने की बात कही है। इस सोलर गीगा फैक्ट्री में पीवी मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स, वेफर्स, पॉलीसिलिकॉन एंड ग्लास को सिंगल लोकेशन पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये पीवी मॉड्यूल्स ही सनलाइट दैट इज सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। यू शुड नो कि सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बट कई बार कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जाते हैं कि पीवी मॉड्यूल्स से पॉल्यूशन हो सकता है। सो लेट मी टेल यू कि पीवी मॉड्यूल्स 25 ईयर्स से ज्यादा तक लास्ट करते हैं। ऑल्सो इन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसमें रिसाइकल्ड मटेरियल का काफी बड़ा रोल है। देयरफॉर दूसरी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में सोलर पैनल्स का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। सोलर पैनल्स यूजुअली सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। इन्हें एक मेटल पैनल फ्रेम में ग्लास सीलिंग के साथ इंस्टॉल किया जाता है। आपने अपनी सराउंडिंग्स में इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स देखे होंगे। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट, या फिर स्क्रीन पर आ रही इस इमेज को देखिए। इन सोलर पैनल्स को सनलाइट में रखा जाता है जहां उन्हें सनलाइट के फोटॉन्स मिलते हैं। ड्यू टू दिस दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं। ये फोटोवोल्टेइक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है जो कि डीसी यानी फिर डायरेक्ट करंट होता है। इसे एसी दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जाता है। एसी इज द करंट जिसे हम और आप होम्स में यूज करते हैं। यू शुड नो कि सोलर एनर्जी अर्थ पर प्रेजेंट क्लीनेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी का जितना अमाउंट अर्थ पर 1 आवर में पहुंचता है उतने अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट सभी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए 1 साल में होती है। इंडिया में 1 साल में अराउंड 300 सनी डेज होते हैं। एवरी डे 4 to 7 किलोवाट्स ऑफ सनलाइट इज रिसीव्ड पर स्क्वायर किलोमीटर पर डे। अगर इस एनर्जी को एफिशिएंटली हार्नेस किया जाए तो फिर इंडिया की एनर्जी नीड्स को इजीली पूरा किया जा सकता है। मोरओवर हमें कार्बन एमिशंस की भी चिंता नहीं करनी होगी। सोशल मीडिया को वेस्ट ऑफ टाइम कहना अब गलत प्रूव हो सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ग्लोबल लेवल पर तो रिकॉग्निशन मिल रहा है, बट अब पॉलिसी मेकर्स भी उनकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। कुछ मंथ्स पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सेंट्रल लेवल पर अवार्ड दिए गए थे। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो इन्फ्लुएंसर्स जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स, इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज को सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे, उन्हें सरकार पे करेगी। हाउएवर कई सेक्शंस में गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इंक्रीज होने की वजह से गवर्नमेंट पैसे देकर सोशल मीडिया की वेव को अपने फेवर में टर्न करना चाहती है। सोशल मीडिया पॉलिसी में इन्फ्लुएंसर्स को कैटेगराइज किया जाएगा। साथ ही एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए 5 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज की पेमेंट्स फिक्स की गई हैं। वहीं यूट्यूब पर शॉर्ट्स और पॉडकास्ट जैसे वीडियोस के लिए 8 लाख रुपीज से लेकर 4 लाख रुपीज तक की लिमिट्स फिक्स की गई हैं। ये पेमेंट सब्सक्राइबर बेस एंड वीडियो ड्यूरेशन के बेसिस पर की जाएंगी। इस पॉलिसी में कुछ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस भी इशू की गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग एंटी नेशनल कंटेंट को एक सीरियस क्राइम कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए 3 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। इंसल्टिंग एंड ऑब्सीन कंटेंट के लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। Now it is time for the term of the day. Today's term of the day is Taylorism. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक थियरी है जिसे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दिया था। उन्हीं के नाम पर इस थियरी को टेलरिज्म कहते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में साइंटिफिक मेथड्स को यूज करने पर एम्फेसाइज किया जाता है। इसका पर्पस वर्क को बेटर वे में एंड लेस टाइम में कंप्लीट करना है। इसके लिए अ बिग टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर टास्क्स, देन इन स्मॉलर टास्क को डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है। ड्यू टू दिस वर्क लेस टाइम में और बेटर स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्लीट हो जाता है।
आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस साल एक रेयर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। इस वायरस को ऑफिशियली ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस यानी EEEV कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल ई। ये एक एक्सट्रीमली रेयर बट सीरियस एंड डेडली इन्फेक्शन है। इसे फर्स्ट टाइम मैसेच्यूसेट्स में ईयर 1938 में हॉर्सेज में आइडेंटिफाई किया गया था। इससे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन या फिर इंसेफेलाइटिस हो सकता है। ट्रिपल ई मैमल्स एंड बर्ड्स सहित सभी टाइप के एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। बर्ड्स में ये इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है बट हॉर्सेज के लिए ये फैटल हो सकता है। ब्लैक टेल्ड मॉस्किटो ट्रिपल ई का सबसे कॉमन कैरियर है। इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एंड ट्रिपल ई डिजीज के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के स्कोप को एक्सपेंड करने का अप्रूवल दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव कंट्री में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करना है। ईयर 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया गया था। ये पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी एग्रीकल्चरल एसेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए लॉन्च की गई एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड 2032-33 तक इंटरेस्ट के फॉर्म में फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड क्रेडिट गारंटी असिस्टेंस दी जाएगी। पैरालंपिक गेम्स 2024 स्टार्ट हो चुके हैं। इन्हें पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये फ्रांस के फर्स्ट समर पैरालंपिक्स हैं। इससे पहले 1992 के विंटर पैरालंपिक्स फ्रांस के टिग्नेस एंड अल्बर्टविले में ऑर्गेनाइज किए गए थे। दिस टाइम पैरालंपिक्स में इंडियन हिस्ट्री का लार्जेस्ट कंटिंजेंट शामिल होगा। इसमें 84 पैरा एथलीट्स हैं। दे विल पार्टिसिपेट इन 12 आउट ऑफ 22 स्पोर्ट्स इन पैरालंपिक गेम्स 2024। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में इंडिया की 54 एथलीट्स की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसने टोटल 19 मेडल्स जीते थे। इनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं और ये इंडिया का अब तक का सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट था। अमेरिकन एंड चाइनीज साइंटिस्ट्स की एक टीम ने तिब्बत के गुलिया ग्लेशियर में वायरस डिस्कवर किया है। एक्चुअली साइंटिस्ट्स ने तिब्बत के ग्लेशियर से आइस के कुछ पीसेज एक्सट्रैक्ट किए। ये आइस पीसेज पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस को रिकॉर्ड करने वाले टाइम कैप्सूल्स के रूप में यूजफुल होते हैं। इन आइस पीसेज को एनालाइज करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स ने अराउंड 1705 वायरस स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया, जिनमें से ऑलमोस्ट 3/4 स्पीशीज ऐसी थीं विच वर नॉट नोन टू साइंस बिफोर। इनमें से कुछ वायरसेस 41,000 ईयर्स पुराने हैं। हाउएवर डिस्कवर किए गए ऑलमोस्ट सभी वायरसेस प्रोकैरियोट्स के वायरस से रिलेटेड हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स और इवन प्लांट्स को भी इनके इन्फेक्शन से कोई रिस्क नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बुलेटिन। First question is, National Sports Day is celebrated every year on 29th of August in India. This day is celebrated on the birth anniversary of which Indian player? Major Dhyanchand, Balbir Singh Senior, Bishan Singh Bedi और सुखबीर सिंह गिल। Second question is, what was the purpose behind launching Jan Dhan Yojana? Financial inclusion, for providing funding to panchayat, increase in literacy or social equality. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, who among the following has been nominated for the post of chairman of the International Cricket Council? Amit Shah, Jay Shah, Neeta Ambani or Anju Bobby George? Correct answer is option B, Jay Shah. Second question was, recently right to disconnect has been implemented in which country? USA, China, India or Australia? Correct answer is option D, Australia. फिच रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की रेटिंग को BBB पर मेंटेन रखा है। फिच ने ये रेटिंग इंडिया के मीडियम टर्म ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन के चलते दी है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया के बारे में 2 एस्पेक्ट हाईलाइट किए।
इनमें से पहला है, इंडिया में हुए जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स में एक कॉन्टिन्यूटी तो दिखी है, बट कोalition गवर्नमेंट की वजह से प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स में इंटरप्शन हुआ है। फिच ये बिलीव करती है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करती रहेगी, बट मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से रिलेटेड डिसीजंस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए फिच द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.2% एस्टिमेट की गई है। ऑल्सो ग्लोबली इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल होगा। एक तरफ फिच ने इंडिया की रेटिंग को एज इट इज रखा है, मूडीज ने अपने पहले के एस्टिमेट के कंपैरिजन में इंडिया के ग्रोथ रेट को हायर एस्टिमेट किया है। मूडीज ने 2024 में इंडिया की ग्रोथ रेट 7.2% एस्टिमेट की है। मूडीज के अकॉर्डिंग इंडिया ने इंडस्ट्रियल एंड सर्विस दोनों सेक्टर्स में स्ट्रेंथ शो की है। यू शुड नो कि फिच, मूडीज एंड S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और ये इंस्टीट्यूशंस किसी इंस्टीट्यूशन, कंपनी एंड कंट्री को क्रेडिट रेटिंग देती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एजेंसीज मार्केट में उनकी क्रेडिबिलिटी को एनालाइज करके एक स्केल पर रखती हैं, जिसमें AAA, BBB, AA, A जैसे पैरामीटर्स होते हैं। रेटिंग जितनी हाई होगी, क्रेडिबिलिटी उतनी ही बेटर होगी। इन रेटिंग्स के थ्रू इन्वेस्टिंग कंपनीज इस कंपनी या फिर कंट्री के रिगार्डिंग डिसीजंस ले पाती हैं। ये रेटिंग एजेंसीज कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को असेस करके रेटिंग्स प्रोवाइड कराती हैं। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है बट पॉलिटिकल लेवल पर अनसर्टेनिटी है, देन उसकी रेटिंग डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज पॉलिटिकली अनस्टेबल गवर्नमेंट्स अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्री को भी गिरावट की तरफ लेकर जा सकती है। जैसे अगस्त 2023 में फिच ने यूएसए की रेटिंग को AA+ से AAA कर दिया था। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सेबी रेगुलेट करती है। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में क्रिसिल, इकरा, केयर, ब्रिकवर्क रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एटसेट्रा प्रोमिनेंट हैं। इस न्यूज की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट्स कंसीडर अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी in 2022, and question was, consider the following statements. In India, credit rating agencies are regulated by the Reserve Bank of India. The rating agency known as ICRA is a public limited company. Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. Which of the above statements are correct? Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. And the correct answer is option B, only 2 and 3. Because India में RBI नहीं, सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करती है। सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल यानी 30 अगस्त को इंडिया के मैरीटाइम मार्वल वधावन पोर्ट की फाउंडेशन रखी। महाराष्ट्र के पालघर में लोकेटेड इस पोर्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 76,000 करोड़ रुपीस है। देखिए, इस पोर्ट का डेवलपमेंट वर्क कई डेकेड्स से अटका हुआ था, बट इस ईयर जून में कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन। एक्चुअली इस पोर्ट के रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस हैं। यूनियन कैबिनेट के अकॉर्डिंग इसे 17,471 हेक्टेयर्स के लैंड पर डेवलप किया जाएगा, बट लोकल पीपल का यह कहना है कि इससे पालघर के अराउंड कई विलेजेस अफेक्ट होंगे। लाइवलीहुड क्राइसिस को लेकर भी कंसर्न है एंड इकोलॉजी भी अफेक्ट हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, लंबे समय से फिशरमैन कम्युनिटी इस पोर्ट के डेवलपमेंट को अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए जिस लैंड को अप्रूव किया गया है वो फिशिंग के लिए एक गोल्डन बेल्ट है। वहीं गवर्नमेंट वधावन पोर्ट को लेकर कई क्लेम्स कर रही है, जैसे इस पोर्ट के डेवलपमेंट के बाद इट विल बी वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये प्रोजेक्ट 12 लाख इंडिविजुअल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। इसकी एनुअल कैपेसिटी 298 MMT दैट इज मिलियन मीट्रिक टन्स की होगी। ये एक ऑल वेदर ग्रीन फील्ड मेजर पोर्ट होगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट पर काम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया जा रहा है। जिस फील्ड पर इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होना है वो कंप्लीटली वैकेंट लैंड है। कंपनीज यूजुअली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स चूज करती हैं बिकॉज इनमें डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। न्यूज के अकॉर्डिंग ये पोर्ट 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके ऑपरेशन में आने से इंडिया की मैरीटाइम कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड एक ग्लोबल ट्रेड हब के रूप में इंडिया की पोजीशन स्ट्रेंथन होगी। ये पोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगा सो दैट एनवायरनमेंट को मिनिमम डैमेज हो। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में करेंटली 12 मेजर पोर्ट्स एंड अराउंड 200 माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के पास है, वहीं माइनर पोर्ट्स का सुपरविजन स्टेट्स के मैरीटाइम बोर्ड्स के पास है।
यहाँ स्टेट का मतलब उस स्टेट से है जिसकी टेरिटरी में पोर्ट लोकेटेड है। मेजर पोर्ट्स को मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट 1963 के थ्रू और माइनर पोर्ट्स को IPA एक्ट 1908 के थ्रू गवर्न किया जाता है। डेवलप होने के बाद वधावन पोर्ट इंडिया का 13th मेजर पोर्ट होगा। आई थिंक द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विथ पाकिस्तान इज ओवर। ये स्टेटमेंट है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का। इसका मतलब पाकिस्तान से डायलॉग या फिर टॉक्स का समय अब ओवर हो चुका है। एक्चुअली ये ओकेजन था डिप्लोमेट राजीव सीकरी की बुक लॉन्च का। राजीव सीकरी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक कनंड्रम्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसकी लॉन्च के समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस पर बात कर रहे थे। इंडिया एंड पाकिस्तान के करंट रिलेशंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के करंट स्टेट से मे बी सेटिस्फाइड है या फिर नहीं, बट इतना सर्टेन है कि इंडिया पैसिव नहीं है। चाहे एक्शन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, इंडिया रिस्पॉन्ड तो डेफिनेटली करेगा। वहीं अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस पीपल टू पीपल लेवल पर बहुत स्ट्रांग हैं। वहां की सोसाइटी में इंडिया को लेकर एक गुडविल है, बट अब इंडिया अफगानिस्तान के मैटर में भी अपने इंटरेस्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है। अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस इनहेरिटेड नॉलेज पर बेस्ड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अफगानिस्तान इंडिया के लिए यूएसए की एब्सेंस में डिफरेंट है। यू शुड नो कि यूएस आर्मी के डिपार्चर के बाद अफगानिस्तान में तालिबान रूल है। बांग्लादेश के साथ रिलेशंस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट से डील करेगा। दोनों ही कंट्रीज को कॉमन इंटरेस्ट्स फाइंड आउट करने होंगे। इस न्यूज की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट्स कंसीडर अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स 2024। क्वेश्चन वाज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे एंड व्हाई इंडिया मैटर्स? भूपेंद्र यादव, नलिन मेहता, शशि थरूर और एस जयशंकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सुब्रमण्यम जयशंकर। असम इस समय 2 डिसीजंस की वजह से न्यूज में है। फर्स्ट डिसीजन ये है कि असम की लेजिस्लेटिव असेंबली में हर फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए हाउस को 2 आवर्स का ब्रेक दिया जाता था। अब इस रूल को अबॉलिश कर दिया गया। ये प्रैक्टिस 1937 से मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने स्टार्ट की थी। असम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के एम से लिया गया है। सेकंड, असम लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ बिल है। एक्चुअली असम लेजिस्लेटिव असेंबली में असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एंड डाइवोर्सेस बिल 2024 पास किया गया। इसका पर्पस चाइल्ड मैरिज, नॉन कॉन्सेंसुअल मैरिज एंड पॉलीगैमी को बैन करना है। इस बिल के थ्रू कॉलोनियल पीरियड से इंप्लीमेंट हुए असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रिप्लेस किया गया। नया लॉ 2 मुस्लिम इंडिविजुअल्स के बीच हुई मैरिज को रेगुलेट करता है, जिसमें निकाह या कोई दूसरी सेरेमनी शामिल है, जिसके थ्रू 2 इंडिविजुअल्स को मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड इस्लामिक कस्टम्स के अकॉर्डिंग हस्बैंड एंड वाइफ बनाया जाता है। इस नए लॉ के तहत मैरिज के रजिस्ट्रेशन में काजीज का कोई रोल नहीं है, जो कि पहले लॉ में था। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स होगा। नया लॉ मैरिज के लिए कुछ कंडीशंस की बात करता है। फॉलोइंग कंडीशंस इसमें शामिल हैं। मैरिज से पहले विमेन की एज 18 ईयर्स एंड मैन की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। मैरिज में दोनों पार्टीज का इंडिपेंडेंट कंसेंट होना चाहिए। मैरिज की रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देने से पहले एटलीस्ट एक पार्टी इस डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड करती हो एंड दोनों पार्टीज के बीच मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड लिमिट्स के भीतर रिलेशन नहीं होना चाहिए। पार्टीज का रजिस्ट्रार ऑफिस में मैरिज से 30 डेज पहले नोटिस देना होगा। इस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन हो देन वो भी 30 डेज के अंदर फाइल करना होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद रजिस्ट्रार मैरिज करने से रिफ्यूज करता है देन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के सामने और फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिजेस के सामने अपील करने का प्रोविजन है। अगर मैरिज करने वाली पार्टीज अंडर एज्ड हैं देन रजिस्ट्रार को एक्शन लेना ही होगा। अगर ऑफिसर नोइंगली मैरिज कंडक्ट करा देता है देन उसे 1 साल तक की पनिशमेंट और 50,000 रुपीज तक का फाइन देना होगा। Now it is time for the term of the day and today's term of the day is strategic culture. स्ट्रैटेजिक कल्चर का यूज इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है। स्ट्रैटेजिक का मतलब है वॉर एंड कल्चर का मतलब यहां है ट्रेडिशंस रिलेटेड टू वॉर। वॉर के दौरान कोई कंट्री कैसे बिहेव करती है,
हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर के यूज में कंट्री का एटीट्यूड कैसा है। ये कल्चर किसी दूसरी कंट्री को बता देता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इस देश के साथ कैसे डील करना है। कंट्रीज का स्ट्रेटजिक कल्चर उनकी हिस्ट्री से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के केस में नो फर्स्ट यूज इंडिया की स्ट्रेटजी का पार्ट है। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। ऑनगोइंग पेरिस पैरालंपिक्स में एक ही इवेंट में 2 मेडल्स के साथ इंडिया ने अपनी मेडल्स टैली ओपन की है। विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है एंड मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यू शुड नो कि ये अवनी लेखरा का 3rd मेडल है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो में 2 मेडल्स जीते थे। वहीं मोना अग्रवाल ने इस मेडल के साथ फर्स्ट टाइम पोडियम फिनिश किया है। अरेबियन सी में 1964 के बाद अगस्त में दूसरी बार आएगा साइक्लोन। इनफैक्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गुजरात कोस्ट से दूर नॉर्दर्न अरेबियन सी में साइक्लोन डेवलप होने एंड ओमान कोस्ट की तरफ मूव करने का प्रेडिक्शन किया है। इफ इट टर्न्स इनटू अ साइक्लोन देन ये एक रेयर इवेंट होगा बिकॉज मॉनसून सीजन में साइक्लोन की अकरेंस एक अनयूजुअल इवेंट है एंड इफ इट हैपेंस तो इसका नेम आसना होगा। दिस नेम इज गिवन बाय पाकिस्तान। डीप डिप्रेशन एरिया इंडियन बॉर्डर के काफी क्लोज है जिसकी वजह से कच्छ और सौराष्ट्र में हैवी रेन्स एक्सपेक्टेड हैं। इन एरियाज को रेड अलर्ट पर रखा गया है बिकॉज डीप डिप्रेशन एरिया इंडिया के भुज से अराउंड 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, नलिया से 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में और पाकिस्तान के कराची से 270 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। धूलीखेल नेपाल की फर्स्ट एंड एशिया की 2nd हेल्दीएस्ट सिटी बन गई है। 2014 से ही धूलीखेल म्युनिसिपैलिटी ने ये स्टेटस अचीव करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया था। ड्यू टू दिस धूलीखेल ने हेल्दी सिटीज के लिए वेरियस इंडिकेटर्स पर 65.48 पॉइंट्स स्कोर किए जिससे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हेल्दी सिटीज नेटवर्क का पार्ट हो गया है। ये न्यूज ऐसे समय में आई है जब सैटेलाइट से ऑब्टेन PM 2.5 डेटा के बेसिस पर नेपाल को वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बताया गया है। WHO का हेल्दी सिटीज प्रोजेक्ट 1978 में स्टार्ट हुआ था। इसका गोल इंडिविजुअल एंड लोकल अथॉरिटीज के लेवल पर एक्शन के थ्रू हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करना है। इस इनिशिएटिव को सभी 6 WHO रीजन्स में एस्टेब्लिश किया गया है एंड 1990 में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में भी इंप्लीमेंट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नई कंपोजिट मेम्ब्रेन डेवलप की है जिसे मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन नाम दिया गया है। इस मेम्ब्रेन ने डिफरेंट अमीन वेपर्स के एक्सपोजर में आने पर कलर चेंजेस एग्जिबिट किए एंड बिकॉज ऑफ दिस ये मेम्ब्रेन लेबोरेटरीज या फिर इंडस्ट्रियल सेटिंग में अमोनिया या अदर अमीन लीक्स को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होगा। अमोनिया एंड अदर एलिफेटिक अमीन्स ह्यूमंस के लिए हजार्डस हैं। इनका यूज केमिकल, फर्टिलाइजर एंड फूड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर होता है। गवर्नमेंट ने वर्क प्लेसेस को विमेन के लिए सेफ बनाने के लिए शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल वर्क प्लेस पर विमेन के सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने एंड उन्हें मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ये पोर्टल देश में इंटरनल कमिटीज एंड लोकल कमिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए एक रिपोजिटरी की तरह काम करेगा जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स शामिल होंगे। ये पोर्टल कंप्लेंट्स की फाइलिंग और उनके स्टेटस को ट्रैक करने और इंटरनल कमिटीज द्वारा कंप्लेंट्स के टाइमली डिस्पोजल को भी फैसिलिटेट करेगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे के ओकेजन पर रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। रीसेट स्टैंड्स फॉर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ये प्रोग्राम रिटायर्ड प्लेयर्स को नई स्किल्स एंड नॉलेज से एम्पावर करके स्पोर्ट्स की फील्ड में नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। रीसेट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर को टॉप इंस्टीट्यूट के तौर पर सेलेक्ट किया गया है। इस प्रोग्राम को हाइब्रिड मोड में ऑफर किया जाएगा। इसमें एक डेडिकेटेड पोर्टल के थ्रू लर्न करने के साथ साथ ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप को भी इंक्लूड किया जाएगा। इनमें वो एथलीट्स एलिजिबल होंगे जो रिटायर हो चुके हैं एंड जिनकी एज 20 to 50 ईयर्स के बीच है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे प्लेयर्स भी एलिजिबल होंगे जो इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट मेडल विनर्स रहे हों और ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हों या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हों। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, the Healthy City project has been launched by which organization? WHO,
World Bank, International Monetary Fund or IMF, International Labour Organization or ILO. Second question is, who among the following is the author of the book Strategic Conundrums Reshaping India's Foreign Policy? Rajiv Sikri, Subramaniam Jaishankar, Shashi Tharoor, Rajiv Maharshi. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, National Sports Day is celebrated every year on 29th of August in India. This day is celebrated on the birth anniversary of which Indian player? Major Dhyan Chand, Balbir Singh Senior, Bishan Singh Bedi or Sukhbir Singh Gill? Correct answer is option A, Major Dhyan Chand. Second question was, what was the purpose behind launching Jan Dhan Yojana? Financial inclusion for providing funding to panchayats, increase in literacy or social equality? And the correct answer is option A, financial inclusion.